और बैक टू बैक, यानी उसके ठीक एक दिन पहले न्यूज क्लिक के एडिटर प्रवीण प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पर आरोप यह लगाया जाता है कि दरअसल चीन से उनको फंड मिल रहा था और देश के अंदर अव्यवस्था फैलाना चाहते थे। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इमरजेंसी में मुझे गिरफ्तार किया गया था, मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया गया था, आप भी बहुत से पत्रकारों को जानते होंगे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। मेरे ऊपर क्या इल्जाम था? मेरी तो दाढ़ी मूछ निकल रही थी। मैं तो मतलब अभी जिसको टीन कहते हैं, मैं उससे बाहर नहीं निकला था उस वक्त तक। मेरे ऊपर इल्जाम ये लगाया गया था कि मैं इटावा शहर की एक चौराहे पर खड़े होके भाषण देते हुए जनता को गुमराह कर रहा था, और अखबार में मैंने एक छोटा सा संपादकीय लिखा था, उस संपादकीय को पढ़ पढ़कर जनता सरकार के खिलाफ भड़क रही थी। तो इस इल्जाम के तहत मुझे लगातार जेल में रखा गया। मुझे बीए पार्ट 1 का इम्तिहान भी जेल में ही देना पड़ा। अच्छा, अब उसके बाद जो अदालत में मेरा मुकदमा पहुंचा, क्योंकि मुझे कम उम्र का होने के कारण मेरे ऊपर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में ही मुझे रखा गया जेल में। तो मेरे ऊपर जब कोर्ट में गया, तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने जब पूछताछ करनी शुरू की, मेरे वकील ने जब पूछताछ करनी शुरू की, तो पुलिस अपनी एक भी बात को साबित नहीं कर पाई। वो पुराना जमाना था, जज ने मुझे जमानत दे दी, लेकिन फिर भी बहुत लंबे अरसे तक मुझे जेल में रहना पड़ा। मैं कहना ही चाहता हूं कि यह एक बहुत पुराना राजनीतिक हथकंडा है, अपने विरोधी पत्रकारों को घोषित या अघोषित इमरजेंसी के तहत इस तरीके से जेल में डालना, उनके ऊपर राजद्रोह का, आतंकवाद फैलाने का, विदेशों से पैसा लेने का, ये कोई इल्जाम नए हैं क्या? कितने बार हम लोग सुन चुके हैं, कब से हम लोग इन चीजों के खिलाफ प्रतिरोध कर रहे हैं। मैं इस प्रकार की तमाम कार्रवाइयों की, इसमें सारे के सारे तमाम मेरे मित्र पत्रकार हैं, उनकी घोर निंदा करता हूं, और मैं उसके खिलाफ लिखने भी जा रहा हूं, मैं उसके खिलाफ लगातार बोल भी रहा हूं, और हम सब लोग एक ही राह के राही हैं। क्या सरकार ने ये बताया है कि न्यूज क्लिक ने ऐसी कोई बात प्रसारित की है, प्रकाशित की है, बोली है, जिससे देश की प्रभुसत्ता और संप्रभुता खतरे में पड़ती हो? क्या इस प्रकार का कोई सिक्काबंद प्रमाण इन लोगों के पास है? मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ता। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइए। मेरी बात मुझे भी नहीं जानकारी, मुझे भी जानकारी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। देखिए, जो सरकार पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया मंचों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई करती है, उस सरकार का किरदार अपने आप में साफ हो जाता है। उसके लिए कुछ कहने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस मसले पर सीजीआई को चिट्ठियां लिखी गई हैं, करीब 16 पत्रकार संगठनों ने लिखा है। क्या आपको लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए था, इंटरफियर करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से दखल देना चाहिए। केवल चिट्ठी लिखने की बजाय इसके ऊपर एक जनहित याचिका भी डाली जा सकती है, और भी कई तरीके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में लाने की कोशिश की जा सकती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करता है कि नहीं करता है, और करता भी है तो किस प्रकार से करता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कई मसलों के ऊपर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के रक्षक के तौर पर सामने आया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक उम्मीद ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा। बट प्रोफेसर अभय जी, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि बैक टू बैक इस तरीके की गिरफ्तारियां, मीडिया पे इतना बड़ा क्रैकडाउन, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है कि चुनाव से जुड़ा हुआ है, या आपको ये लगता है कि जब यूएपीए और पीएमएलए जैसे गंभीर आरोपों कानून के अंदर अगर कार्रवाई हो रही है, जिसमें कि हो सकता है साल भर लोगों तक को जमानत ना मिले, तो ये भी तो संभव हो सकता है कि कुछ गंभीर आरोप हो? विधानसभाओं के चुनाव, 5 विधानसभाओं के चुनाव सिर पर हैं, और लोकसभा का चुनाव भी थोड़ी ही दूर है। लेकिन ये प्रवृत्ति कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। ये तो बहुत पहले से मामला चल रहा है। ये पूरा रवैया बहुत पहले से चल रहा है। मुझे लगता है कि ये इस सरकार का, ये लगभग सभी सरकारें चाहती हैं, यही सरकार नहीं, सरकारों की ये एक अंतर्निहित प्रवृत्ति होती है कि उनके खिलाफ वो बोलने वालों का किस तरीके से मुंह बंद किया जाए। उन्हें या तो पहले उन्हें समझाया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, बहुत तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन ये इस सरकार का एजेंडा कुछ और भी ज्यादा व्यापक और गहरा है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि ये आज्ञापालक समाज बनाने का एजेंडा है। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहती है जिसमें लोग केवल 5 साल में एक बार वोट देने के लिए बाहर निकलें, उनकी राजनीति और राजनीतिक चिंतन केवल वहीं तक सीमित रह जाए, और सरकार के किसी आंकड़े पर शक न किया जाए, सरकार से कोई सवाल ना पूछा जाए, प्रधानमंत्री तो खासतौर से कुछ भी ना पूछा जाए, दूसरे मंत्रियों से भी पूछा जाए तो अभी सतर्क होकर पूछा जाए। अब तो हालत यह है कि संसद के अंदर भी आप बहुत सी बातें नहीं बोल सकते, बहुत सी बातें नहीं पूछ सकते।
आपका भाषण संसद के रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा, आपको संसद से निष्कासित कर दिया जाएगा, आपको, और वही काम अगर सत्तारूढ़ दल के लोग करेंगे तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अभी एक भाजपा के एक सांसद विधूड़ी ने जो दानिश अली के साथ किया है वो हम सब लोगों को पता है। आज तक विधूड़ी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई किसी भी किस्म की। विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस दिया गया था, मुझे नहीं पता उसके ऊपर क्या हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे एक कारण बताओ नोटिस दिया था, उसके ऊपर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और विधूड़ी को राजस्थान के चुनाव में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भेज दिया गया है, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब प्रवृत्तियां इस सरकार की खास तरह की प्रवृत्तियां हैं, जिससे वो एक बहुत बड़े पैमाने का एजेंडा, एक बहुत बड़ा एजेंडा जो है वो अपना जमीन पर उतारना चाहती है। ये बहुत दीर्घकालीन एजेंडा है। कोई समाज, आज्ञा पालक समाज आसानी के साथ नहीं बनता। उसके लिए 5 साल की अवधि बहुत थोड़ी है। नरेंद्र मोदी 5 साल की अवधि देश की जनता से और मांग रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर इसी तरीके से उन्हें 5-5 साल की अवधियां प्राप्त होती रही तो वो पूरे समाज को न सही लेकिन समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने इस एजेंडे का हामी जरूर बना लेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।